आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 28 अप्रैल, दिन है बुधवार और मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर बात करेंगे। देश में 18 साल और इससे अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन जरा सी ही देर में सारी ऑनलाइन प्रक्रिया सर्वर की वजह से ठप हो गई। अब पहले दिन और चंद मिनटों में ये हाल है तो आगे कैसे चलेगा? क्या सुधार किए जा रहे हैं इस संबंध में? और 1 मई से क्या भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट इतनी वैक्सीन दे पाएंगे कि 18 साल या इससे ऊपर वालों को लगाई जा पाए? उधर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन अब सिलेंडर रिफिल कराने को लेकर लोग परेशान हैं। तो ग्राउंड से स्थिति जानेंगे और बताएंगे कि ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामे में केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट से क्या कहा है। इसके बाद बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां सख्त लॉकडाउन भी बेअसर होता दिख रहा है। क्यों यहां नंबर्स का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है? क्या यहां कुछ पॉलिसीज में बदलाव की जरूरत है? और कानपुर के हैलट अस्पताल में हालात ऐसे हैं कि यहां किसी को कोरोना अगर ना हो तो हो जाए। ग्राउंड रिपोर्ट सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है। सुनिए जमशेद से। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमतें राज्य सरकारों के लिए कम कर दी हैं। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करके बताया है कि अब राज्यों को वैक्सीन का एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए कीमतें कम नहीं हुई हैं, यानी निजी अस्पतालों को अभी भी कोविशील्ड का एक डोज 600 रुपए में ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज GNTCD एक्ट 2021 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक अब दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर उपराज्यपाल होंगे। साथ ही अब दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास लेजिस्लेटिव प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बाला ने कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए उनकी कंपनी 2 तरह के एंटीवायरल पर काम कर रही है। इनमें एक ओरल और दूसरी इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली होगी। अगर सब कुछ सही रहा और नियामकों ने समय से मंजूरी दे दी तो साल के आखिर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं हो रही है। फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के पास ईरान के 3 जहाज आ गए। चेतावनी को अनसुना करने पर अमेरिकी युद्धपोत ने फायरिंग की। ये जहाज ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के थे। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बीच सिंगापुर ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सिंगापुर ने एयरफोर्स के 2 C-130 विमान की मदद से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर आज भारत भेजे हैं। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच नुवान जोएसा को मैच फिक्स करने की कोशिश और संदिग्ध भारतीय सट्टेबाज की जानकारी शेयर नहीं करने का दोषी पाया गया है। ऐसे में उन्हें सभी तरह के क्रिकेट से 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आज IPL के सीजन के 23वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। आज शाम 4 बजे से कोविन ऐप, पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर 18 साल और इससे ऊपर के उम्र वालों को वैक्सीन देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में कोविन पोर्टल, ऐप और आरोग्य सेतु इनका सर्वर क्रैश हो गया। कई यूज़र्स ने तो ये शिकायत की कि आरोग्य सेतु ऐप खुल ही नहीं रहा। कई के पास कोविन ऐप और पोर्टल पर फ़ोन नंबर डालने के बाद OTP नहीं आ रहा। किसी के पास आ गया है तो OTP डालने के बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। अब टैक्स से भी जनरेशन को टीका तो सरकार लगाने की टेक्निकल प्रोसेस ले आई, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं कर पाई। और युवा सो युवा कहाँ देर लगाता है, तुरंत मामला सोशल मीडिया पर उछल गया। मीम्स बनने लगे। ज़रा सी देर में ट्विटर पर कोविन रजिस्ट्रेशन और OTPs जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी बाँछें खिल गई। वो हैशटैग रजिस्टर्ड चला रहे थे, वो भी ट्रेंड कर रहा था। हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी से इस मसले पर बात की और उनसे पूछा कि इस तरह पोर्टल और ऐप क्रैश होगा तो आगे रजिस्ट्रेशन किस तरह चल पाएगा। ऐसे में क्या टेक्निकल सुधार किए जा रहे हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर पर लोड ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि रजिस्टर करें, क्योंकि इस बार सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। इसके चलते कोशिश यही रहेगी कि रजिस्टर करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो वैक्सीनेशन नहीं मिल पाएगा। आरोग्य सेतु की तरफ से ये एक रिस्पॉन्स आया था कि सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी सिस्टम में चीज़ें ईज आउट हो रही हैं।
जाहिर है कई सारे लोग वैक्सीन लगवाना चाहेंगे और क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है तो रजिस्टर करके ही लगवाना पसंद करेंगे। ये सारे ग्लिचेस शायद कुछ और दिन चले, लेकिन आपको सिस्टम में रजिस्टर करवा के ही वैक्सीन लगवाना है, वो और कोई तरीका नहीं है जिससे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा स्नेहा, एक चीज़ बताएं कि वैक्सीनेशन ड्राइव के इस चरण में प्राथमिकताएं कैसे तय की जा रही हैं? अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वैक्सीन के स्टॉक पर क्या कह रही हैं? केंद्र सरकार का ये कहना है कि उन्होंने स्टेट्स को कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन ऐसे दिए हैं जो यूज़ नहीं हुआ है अभी तक। इसके अलावा ऐसे वैक्सीन हैं अराउंड 57 लाख डोजेस जो कि अगले 3 दिनों में सप्लाई किया जाएगा राज्यों को। लेकिन आज सेंटर ने ये डिसाइड किया और स्टेट्स को कम्युनिकेट किया कि जो डोजेस वैक्सीन के सेंटर स्टेट्स को सप्लाई करेगी अपने 50% कोटा से, वो डोजेस केवल राज्य प्रायोरिटी ग्रुप्स को वैक्सीनेट करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी जो डोजेस सेंटर स्टेट्स को दे रही है वो डोजेस का इस्तेमाल आप 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीनेट कराने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस पे ये एक प्रॉब्लम रहेगा कि स्टेट्स, कम से कम 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे हैं डोजेस को प्रोक्योर करने के लिए। यानी कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से अभी भी कॉन्वर्सेशन जारी है। डोजेस इस समय प्रोक्योर नहीं हो पाई हैं क्योंकि इन कंपनीज का भी ये कहना है कि ऑर्डर ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन अभी चल रहा है, लेकिन 15 मई के पहले वो एडिशनल डोजेस नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जाहिर है कई सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जो कि 1 मई से ये वैक्सीनेशन ड्राइव इफेक्टिवली शुरू नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए जो 18 साल के उम्र के ऊपर हैं। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर स्नेहा मोरतानी। तो एक तरफ सर्वर पर लोड ज़्यादा है, सर्वर पावरफुल नहीं है, बड़े पैमाने पर तैयारी करनी थी जो नहीं हुई। अगली परेशानी वैक्सीन को लेकर होने वाली है। हमारे पुणे बेस्ड आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं पंकज खेलकर। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को लेकर अपडेट जुटाने की कोशिश की है, तो पंकज से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप स्थिति का अंदाज़ा पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक में मैनेजिंग ट्रस्टी परवेज ग्रांट की बात से लगा सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा दोस्त भी अपना सीरम इंस्टीट्यूट का मैनेजर है, ही इज इन चार्ज। वो मेरे को बोलता है 2 महीना लगेगा बिफोर एनी वैक्सीन कैन बी सप्लाइड। सप्लाई इज कमिंग बट वेरी लिमिटेड। बड़ा सप्लाई 2 महीने के बाद ही आने वाला है। इसका मतलब है क्या होने वाला है, पुणे को वैक्सीन ही नहीं मिलेगा। जितना आप ट्राई कर सकते हैं, अपन वैक्सीन किधर है, प्रोडक्शन में पर नहीं है। सो बाय द टाइम दे प्रोड्यूस एंड स्टार्ट सेलिंग इट 2 महीना लगेगा। तो 18 के लिए मेरे को तो लगता नहीं है किसी को मिलने वाला है। थोड़े जन को मिल जाएगा इधर उधर, पर मेजर 90% विल नॉट बी एबल टू गेट वैक्सीन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। 90%। तो ये थे पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक के मैनेजिंग ट्रस्टी परवेज ग्रांट। और अब हम अपने आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज खेलकर से जानते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में कितनी वैक्सीन की आवश्यकता है और सीरम इंस्टीट्यूट ने उनसे आंकड़े देने को लेकर क्या कहा। देखिए, यहाँ पुणे में जो हमने राज्य के जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है डॉक्टर DN पाटिल, उनसे बात की कि राज्य को कितने वैक्सीन के डोज की जरूरत है। तब उन्होंने बताया है कि तकरीबन 32 लाख की आवश्यकता है 1 हफ्ते के लिए, यानी रोजाना तकरीबन 6 लाख ऐसा उनका टारगेट है। लेकिन वो अभी तक कहीं पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर पिछले दिनों का जो भी अनुभव उन्हें आया है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। पुणे शहर में तकरीबन 140 वैक्सीनेशन सेंटर्स है और तकरीबन 65 से भी ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीन के डोज नहीं मिल रहे हैं या बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। यानी 50 डोज यानी 5 वायल्स, 100 डोज यानी 10 वायल्स, इस तरह से डोज मिलने से सबके सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि वैक्सीनेशन और जो ड्राइव कहा जा रहा है कि 1 तारीख से 18 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा देश भर में, तो कैसे शुरू होगा, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। हाँ, और जहां तक बात है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, उनसे जो हमने बात की तो उन्होंने इस विषय में फिलहाल कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि डेटा इकट्ठा हो रहा है, 2-4 दिनों के बाद उनका स्टेटमेंट जारी होगा। हमने पुणे शहर के जो महापौर है मुरलीधर मोहोळ, उनसे भी बात की।
उन्होंने भी कहा है कि हाँ, सवाल बहुत है कि वैक्सीन किससे उपलब्ध होगा, और इस विषय में वो भी जाकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदहर पूनावाला इनसे बात करने वाले हैं और उनसे गुजारिश करने वाले हैं कि पुणे शहर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो पुणे शहर को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और ओपन टू ऑल इस पॉलिसी के तहत पुणे शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में डोसेस बाजू में रखे जाए, ऐसी वो विनती करने वाले हैं, और पैसा भी पूरा महानगर पालिका देने को तैयार है। ये थे पुणे से आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज खेलकर। और अब चलते हैं दिल्ली, जहां ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत से जूझने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कुछ बेहतर जरूर हुई, लेकिन अब भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। दिल्ली के आस्था हॉस्पिटल में आज एक बार फिर ऑक्सीजन का संकट हो गया। वहीं उत्तम नगर के गांधी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की किल्लत रही। दिल्ली के तमाम अस्पतालों के बाहर खड़े परिजनों की जुबान पर शिकायतें थीं। 103 डॉर्मेटरी में एडमिटेड है। कल से उनका SpO2 70 में चल रहा है, पर उनको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है अंदर। खाना भी आज दिया है सुबह, कल से भूखी हैं वो बिल्कुल, और कोई दवाई भी नहीं है। 2 दिन से पेशेंट अंदर है, सेंट्रल AC है, ना कंबल मिला है उसको, और ठंडा पानी है। ठंड के मारे कहाँ पर आदमी, ना दवाई है कुछ उसको 2 दिन से। चलाना हो तब नहीं चलाते, जब ऑक्सीजन भी ऐसी मिली है, कंटिन्यू मिली है आपको। 5 घंटे गायब कर दी तो कर दी, रिफिल कराएंगे तब देंगे ऑक्सीजन। तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं, जो मरीज होम केयर में हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। सिलेंडर रिफिल करवाने वाले कई लोग इस एजेंसी से उस एजेंसी के चक्कर काटते देखे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ये जाना मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर के अब भी कम है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम में तो अब भी काफी दिक्कत है, क्योंकि जितनी भी सप्लाई थी बड़े कंपनियों से वो बड़े अस्पतालों को दिया जा रहा है, और ऐसे में जो छोटे अस्पताल हैं उनको यही कहा गया है कि आप खुद इसका इंतजाम करें, और साथ ही साथ जो लोग घर में अभी एडमिट हैं या घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अस्पताल में उनको जगह नहीं मिली है, उन्हें भी अपना इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दबाव है। कुछ जो NCR के शहर हैं जैसे गुरुग्राम, उन्होंने तो दिल्ली वालों को ऑक्सीजन देना भी बंद कर दिया है, वहां के प्लांट से दिल्ली वालों को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से दोहरी मार है दिल्ली के लोगों पर, खासतौर पर छोटे नर्सिंग होम, छोटे अस्पतालों पर, कि वो अपना इंतजाम कैसे करें, क्योंकि इस समय डिमांड काफी बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से ना तो सप्लाई है और ना ही वो खुद इंतजाम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद भी ऑक्सीजन मिल पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल। और 24 घंटे में 381 मौतों के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि बैंकॉक से टैंकर्स और फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जाएंगे। इस बीच दिल्ली में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी आ गई है, लेकिन मंगलवार को ही दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट और केंद्र सरकार से खरी खोटी सुननी पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि अगर स्थिति उनसे नहीं संभल रही है तो वो उन्हें बताएं, वो केंद्र से संभालने के लिए कहेगा। कोर्ट ने केजरीवाल को आज सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने का भी आदेश दिया था। तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में क्या योजना बनाई है, यही पूछा मैंने हाईकोर्ट की सुनवाई कवर कर रही आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा से। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट अभी 2 मेन एस्पेक्ट्स पर ये पूरी सुनवाई कर रहा है। 2 मेन चीज़ों को वो बारीकी से देख रहे हैं। एक है केंद्र सरकार का ऑक्सीजन का एलोकेशन ऑर्डर, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कौन से स्टेट को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें दिल्ली सरकार के लिए 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। दूसरा है दिल्ली सरकार का एलोकेशन ऑर्डर कि ये 490 मेट्रिक टन जो दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन मिलनी है केंद्र सरकार से, वो बाकी हॉस्पिटल्स तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, किस सप्लायर को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी और कौन सा सप्लायर कौन से हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो इन 2 मेन एस्पेक्ट्स पे दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये बोला है कि दिल्ली में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं, उनके साथ आज शाम को 7 बजे एक मीटिंग करे दिल्ली सरकार, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि कौन सा सप्लायर कौन से अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। बेसिकली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि एक कम्युनिकेशन गैप है सप्लायर और हॉस्पिटल्स के बीच, जहां हॉस्पिटल को नहीं पता कि कौन से सप्लायर के पास उन्हें जाना है और सप्लायर को नहीं पता कि कौन से अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करनी
नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन गैप हटाने के लिए ये मीटिंग आज 7 बजे बुलाई गई है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या जो हमारी डीटीसी बसेस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जो लोगों के शव हैं उसको पहुंचाने के लिए शमशान घाट, क्योंकि अभी इस चीज़ के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो एम्बुलेंस जो पेशेंट्स को ज़रूरत है उसके लिए डाइवर्ट कर सकते हैं अगर डीटीसी बसेस का इस्तेमाल हो जाए। दूसरी चीज़ दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोली है कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, क्या वो फील्ड हॉस्पिटल्स सेटअप कर सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, ताकि जो ओवरलोड है केसेस का जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स फेस कर रहे हैं वो ओवरलोड थोड़ा कम हो जाए अगर आर्म्ड फोर्सेस आके अपने फील्ड हॉस्पिटल सेटअप करें। तो अब आगे की सुनवाई फ्राइडे के लिए शेड्यूल्ड है, तो हमें ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार अब अपने हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने क्या डिटेल्स रखेगी, और आज जो शाम को मीटिंग शेड्यूल की है हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और ऑक्सीजन रिफिलर्स के बीच, उस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5.25 लाख को पार कर गया है। करीब 50% मामले तो अकेले अप्रैल महीने में बढ़े हैं। हर रोज 12 से 13 हजार संक्रमित मिल रहे हैं। सरकार के लिए ये सब परेशानी का सबब है, लेकिन पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 लोगों की जान गई, जबकि आरोप लगातार लग रहे हैं कि असली आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। हालात अब ये हैं कि उज्जैन, होशंगाबाद में तो 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज तक रेडियो पर हम बारी बारी से हर राज्य और हर बड़े शहर की स्थिति आपको बता रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि एमपी का हाल लिया जाए। ये उन प्रदेशों में भी है जो पहली वेव में भी कोरोना केसेस में टॉप पर था और अब भी है। वहीं शिवराज सरकार ने करीब करीब पूरे प्रदेश में पूरा लॉकडाउन लगा रखा है, मगर नतीजे अब तक अच्छे नहीं आ सके। भोपाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से हमने पूछा कि ऐसा क्यों है कि लॉकडाउन लागू करने के बावजूद मध्य प्रदेश में मामले नीचे नहीं आ रहे। देखिए, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में अब ये मान लीजिए करीब करीब 1 महीना लगभग पूरे होने को है जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। आप इसे सामान्य भाषा में लॉकडाउन भी कह सकते हैं। हालांकि ये लॉकडाउन थोड़े अलग किस्म का है और इसमें कई तरीके की छूट है लोगों को बाहर निकलने के लिए, और माना जा रहा है कि शायद यही वजह है कि लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं और संक्रमण की रफ्तार इसलिए कम नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब देश में कोरोना आया था तब देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। ये कंप्लीट लॉकडाउन था जो 2020 में देश में पहली बार देखने को मिला था। इस दौरान सभी सेवाओं को, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। फिर भले ही वो बैंक रहे हों या तमाम दूसरे व्यवसाय रहे हों, फैक्ट्रियां रही हों, उद्योग धंधे, सब कुछ बंद हो गया था, ट्रांसपोर्ट तक बंद हो गया था। लेकिन अब जो कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगा है, इसमें कई सेवाएं खुली हुई हैं, उद्योग धंधे खुले हुए हैं, मजदूर जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी खुला हुआ है, सार्वजनिक परिवहन एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अभी भी उपलब्ध है, ट्रेनें चल रही हैं। ये बात ज़रूर है कि सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है, बाजार सारे बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, सिनेमाघर बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुली हैं। मसलन खाने के लिए होम डिलीवरी अभी भी उपलब्ध है। इसके अलावा सुबह छूट रहती है इस कर्फ्यू में दूध, किराना और बाकी चीज़ों के लिए। इस दौरान भी लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि दफ्तरों में जो उन्होंने नए नियम बनाए हैं उसके तहत 10% उपस्थिति ही अनिवार्य की गई है स्टाफ की। इसके बाद शायद संक्रमण कुछ कम हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि कोरोना के बावजूद, कोरोना में ये जो लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना कर्फ्यू के नाम से, इसके बावजूद संक्रमण क्यों फैलता जा रहा है, मामले नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है इस लॉकडाउन में कई तरीके की छूट का होना, जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद संक्रमण फैलता जा रहा है। अच्छा रवीश जी, अब तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा छोटे छोटे शहरों की भी स्थिति खराब हो रही है। सरकार जो नियम कायदे लागू कर रही थी, इसमें और कुछ जुड़ेगा क्या कंट्रोल करने के लिए? देखिए, आपको बताएं कि ये जो दूसरी वेव शुरू हुई है मध्य प्रदेश में कोरोना की, इसमें शुरुआती तौर पर तो केवल 3 शहर सरकार की चिंता का विषय थे, भोपाल, इंदौर और जबलपुर।
लेकिन बीते इस शुरुआती वेव में, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसके बाद शुरुआत के 10 या 15 दिनों को छोड़ दें तो कोरोना संक्रमण ने बेहद तेजी से दूसरे शहरों में पैर पसारना शुरू किया था। ग्वालियर एक समय तक जबलपुर से पीछे था, लेकिन आज की तारीख में जबलपुर को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट फिलहाल ग्वालियर बना हुआ है। लेकिन सरकार की चिंता की बात जहां ये 4 बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, तो वहीं सरकार के लिए अब ज्यादा चिंता की बात है छोटे शहरों में संक्रमण का फैलना। अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि छोटे क्षेत्रों में संक्रमण नहीं फैल रहा है। पिछली जो लहर आई थी कोरोना की, उसमें भी देखा यही गया था कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना ज्यादा फैल नहीं पाया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गांवों में हमने देखा कि वहां पे इस बार मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर सरकार ने ज्यादा सख्ती दिखाते हुए शुरुआत वहीं से की थी पाबंदियों की। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं छोटे शहरों की, तो भोपाल से सटा हुआ है रायसेन। ये स्वास्थ्य मंत्री का जिला है, स्वास्थ्य मंत्री यानी मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। लेकिन यहाँ पर 24 घंटों के दौरान 9 मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि इतनी मौतें इस दूसरी लहर में एक ही दिन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी भोपाल में भी नहीं हुई। लेकिन रायसेन में 9 मौतें सवाल खड़े करता है कि आखिरकार छोटे शहर में इतने लोगों की मौत कोरोना से कैसे हुई। रायसेन से आगे है इंदौर, जहां पे 10 लोगों की 24 घंटे के दौरान मौत हुई। दतिया भी, हैरानी की बात है कि दतिया जैसे शहर में भी 5 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, जो कि भोपाल के बराबर है। भोपाल में भी बीते 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि ये संक्रमण आखिर इन छोटे शहरों में कैसे फैल गया। सरकार दावा कर रही है कि पॉजिटिविटी रेट स्थिर बनी हुई है और इसकी एक बड़ी वजह है कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू का लागू होना, जिसके चलते पाबंदियां हैं और पाबंदियों के चलते लोग जो है वो कम मिल पा रहे हैं, भीड़ भाड़ कम हो रही है और इसलिए संक्रमण की रफ्तार रुकी हुई है। लेकिन सरकार इसे आगे बढ़ाती है या नहीं, ये कोरोना समीक्षा बैठकों के ऊपर निर्भर करेगा। सरकार की कोशिश यही है कि सख्त लॉकडाउन ना लगे, लेकिन सरकार ने जिला प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है कि वो जैसे भी चाहें अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई कड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ये थे भोपाल से आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह। और कोरोना महामारी से शहर कैसे बेहाल हैं, ये ग्राउंड पर निकली हमारी टीमें हर रोज़ आपको बता रही हैं। दी लल्लन टॉप से जुड़ी हमारी रिपोर्टर स्वाति मिश्रा जब कानपुर के हैलट अस्पताल के नॉन कोविड इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो ये देखा कि वहां कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट। कानपुर शहर में ये हैलट हॉस्पिटल है। हैलट हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड नाम रखा है नॉन कोविड वार्ड, लेकिन इसका सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए। जैसे कोई पेशेंट आया, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, वो इमरजेंसी में आया, उसके कोविड सस्पेक्टेड होने के चांसेस हैं, लक्षण हैं, तो उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया जाएगा। ऐसा कोई मरीज़ जो कि दाखिल होने के लिए, भर्ती होने के लिए आया है, उसके पास ऑलरेडी कोविड टेस्ट की पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है, उसको भी इसमें भर्ती कर लिया जाएगा। फिर उसको वहाँ पर यहाँ दोबारा जांच होती है, आपकी तबीयत बिगड़ती है और तो उसको जहाँ कोविड वार्ड जो डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है वहाँ जगह खाली होगी तो उसको वहाँ भेजा जाएगा, भर्ती किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यहाँ से वहाँ दाखिल होने की प्रक्रिया में कितने दिन बीतेंगे इसमें इसकी कोई तय सीमा नहीं है। ये 24 घंटे से क्या हो गया, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, तो हम भी खड़े हैं, हम रिपोर्ट ही तो बना रहे हैं। तो बाहर वहाँ से बना लीजिए। कहाँ से, यहीं से बनाना है भाई, खड़े हैं ना यहाँ इतने सारे लोग, तो हम यहाँ तो बड़ी सुरक्षा सब कुछ पहन के आए हैं और हम किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है। डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड के अंदर मरीज़ के पास किसी को मिलने की या उसके साथ उसके परिवार के होने की को इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो कोविड कंफर्म केसेस भी हैं और सस्पेक्टेड केसेस हैं उन सब के साथ परिवार को रहने की छूट होती है। तो जानकारों के मुताबिक ये कंटामिनेशन का, संक्रमण का एक बड़ा वो हो सकता है कि एक ही परिसर के अंदर, एक ही बड़े हॉल के भीतर दोनों तरह के पेशेंट हैं, दोनों तरह के वो हैं, रोगी हैं। और ना केवल इतना बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी उनके साथ रहने दिया जाता है।
ये हमें मना कर रहे हैं, लेकिन हम चलकर देखते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी हम फिलहाल जैसी यहाँ की स्थिति है उसके हिसाब से कुछ सुरक्षा में ब्रीच कर रहे हैं। कोविड केस है, कब से है यहाँ पर? कल से। क्या हुआ? बस थोड़ा सा इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कल से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग उनको यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं। यस जी। मैडम इमरजेंसी के अंदर नहीं बाहर चलिए, आप प्रधानाचार्य जी से परमिशन ले लीजिए, प्रिंसिपल से परमिशन ले लीजिए, आप प्रिंसिपल से परमिशन ले लीजिए, आप प्रिंसिपल से परमिशन ले लीजिए। अंदर नहीं, इमरजेंसी के अंदर नहीं, इमरजेंसी के अंदर दिखाने ही नहीं देता है। यहाँ इमरजेंसी के अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप ये बता रहे हैं। आपकी जांच हुई है? आपकी इनकी कोरोना जांच हुई है? हाँ, जांच हो चुकी है। क्या हुआ? अभी रिपोर्ट आएगी। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। यहाँ कोविड पेशेंट भी एडमिट है ना? कोविड नॉन कोविड सब एडमिट है। परमिशन, यही तो। वहाँ क्या बता रहे हैं आप, कुछ बताना चाहते हैं? मैडम यहाँ पब्लिक से अत्याचार हो रहा है। क्या आपका नाम क्या है? जितेंद्र मिश्रा। पर्चा बनवाओ, एक्सरे करवाओ, करवा दिया। इतनी भीड़ में रिस्क ले करके अब हम जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मम्मी को देख भी नहीं रहे हैं, एटलीस्ट है क्या। जब हम इतनी इमरजेंसी में आए, जब मैं इमरजेंसी में आई हूँ, तो मुझे यहाँ मेरी माँ को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इमरजेंसी का मतलब पूरे शहर में ऑक्सीजन हो या ना हो, बट इमरजेंसी हॉस्पिटल्स इसीलिए होते हैं कि कोई भी सत्ता के लिए बैठा हो, पर यहाँ पे आज जनता बहुत परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान है कि अगर हम माँ को यहाँ छोड़ते हैं तो भी रिस्क है, घर ले जाते हैं तो भी रिस्क है, साथ में घर में बच्चे हैं, वो भी मेरे बीमार हो रखे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपकी माँ कोविड पेशेंट, मम्मी अभी यहाँ कुछ साबित ही नहीं हुआ। मैम ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर को एक बार नहीं 10-10 बार बुलाने जाओ, सिस्टर को एक बार नहीं 10-10 बार बुलाने जाओ, लेकिन तो साफ ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जैसे पेशेंट को जो दवाई चाहिए और वो आपके पास इंजेक्शन नहीं है, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, या तो केयरलेसनेस कहिए इसको या ओवरलोड कहिए, कि वो पेशेंट को के अटेंडेंट को बुला के ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया ये दवाई नहीं है, आप इसको बाज़ार से ला के लाइए, ज़रूरत है, वो बाईपास कर दे रहे हैं। यहाँ कोविड से मौतें ना हो, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन से मौत। अच्छा, एक बात बताइए हमको, कल पूरे प्रशासन ने कहा कि कल पूरे कानपुर शहर में कोविड से 3 मौतें हुई, कल पूरे कानपुर में सिर्फ 3 मौतें हुई कोविड से। ये हो ही नहीं सकता। आप लोग यहीं पे थे 3 घंटे में 9 बॉडी निकली, इमरजेंसी 9 बॉडी निकली। हमने गिना, हम वही कारण 4 घंटे में आज कम से कम 6 लोग यहाँ से जा चुके हैं अभी अंदर से। 15 निकल चुके होंगे, 15 निकल चुके होंगे। हाँ, कल से हम देख रहे हैं 15 निकल चुकी। 1500 की कल दवा लगवाई, 1500 की दवा हमको मरीज को दुआई थी, दवा नहीं लगी, मरीज की दवा ऐसी टंगी है। ये ऐसी जगह है, व्यवस्था ऐसी है कि आप बच के दिखाइए संक्रमण से, स्वस्थ होकर दोबारा दिखाइए, या स्वस्थ आदमी बीमार पड़ जाए, बीमार आदमी स्वस्थ क्या होगा। लेकिन जब आप कैमरा लेकर जाते हैं तो वो आपको कायदे समझाते हैं और कहते हैं कि फलां पर जाइए, वहाँ से परमिशन लेकर आइए। ये थी दी लल्लन टॉप से जुड़ी हमारी रिपोर्टर स्वाति मिश्रा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आज तक रेडियो पर आज के दिन भर में इतना ही। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। अगर आप प्रोग्राम के बारे में कुछ फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।